नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव को यदि हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखें तो उसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। इस पर हम आज चर्चा करेंगे जो बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, फिजिक्स में क्या होता है, आपको जो भी व्यंजक बनाना हो तो उसके लिए यदि आपने चित्र को समझ लिया, ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल यदि आपको डायग्राम समझ आ गया है तो फिजिक्स का व्यंजक बहुत ही सरल होता है। हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स को रटने का कोशिश करते हैं, है ना। अब अक्सर जैसे इसमें चित्र बनाना है हमको, तो उस चित्र में जो कहा गया है उसी को तो लिखना रहता है, लोग उसको भी रट डालते हैं, है ना। तो आपको ऐसा रटने की आवश्यकता नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, फिजिक्स में जो भी व्यंजक है वो कहां से स्टार्ट होता है, माना से स्टार्ट होता है। माना मतलब समझ रहे हो ना, माना की। आप याद रखिए, जब भी फिजिक्स में व्यंजक बनाएं तो सबसे पहले तो आपको अगर चित्र है उसमें तो चित्र बनाना ही चाहिए। और याद रखिए, फिजिक्स में सारे व्यंजक जो होते हैं चित्र तो बिल्कुल रहता है, उस चित्र के आधार पर ही व्यंजक बनता है। तो सबसे पहले चित्र बना लेंगे, उसके बाद जो चित्र में जो दिया रहता है उसको लिखना रहता है, तो उसका स्टार्ट करते हैं माना की। जिस प्रकार गणित का स्टार्ट कहां से होता है, गणित का स्टार्ट होता है गिवन दैट से। मतलब कोई प्रश्न दिया रहता है तो उसमें हमें क्या सिद्ध करना है या क्या लाना है, तो शुरुआत कहां से करते हैं, दिया गया है ना। गणित का जब भी आप हल लिखते हो तो सबसे पहले शुरुआत में आप लोग लिखते होंगे कि दिया गया है। उसी प्रकार फिजिक्स में शुरुआत कहां से होता है, माना की। ठीक है, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उसको जब हम घुमाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा। इनका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप समझिएगा। देखिए, अगर हम कोई वस्तु ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस वस्तु को हम इसके समांतर रख देते हैं। आप कोण के बारे में जानते होंगे, तो मैं सिंपल सा एक चीज बताता हूं। मान लीजिए यहां पर हमने बहुत भारी लकड़ी को रख दिया है, बहुत वजनदार लकड़ी को रख दिया है। अब बीच में यहां पे हम क्या करते हैं, उसको कील ठोक देते हैं। ठीक है, अब इस लकड़ी को मुझे घुमाना है, ठीक है, तो इतना एंगल से घुमाऊंगा इस लकड़ी को तो मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर इसी को देखो, ये थोड़ा सा घुमाया इसको हमने, फिर इसी को हो सकता है हम इतना घुमाएं। तो आप बताओ, यहां इतना घुमाएंगे तब ज्यादा कार्य करना पड़ेगा कि इतना घुमाएंगे तब ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, है ना। तो निश्चित रूप से मान लीजिए ये θ1 है और ये θ2 है, तो θ1 और जो θ2 है उसमें से किसमें अधिक कार्य करना पड़ेगा, जिसमें हमें ज्यादा घुमाना पड़ रहा है। ठीक है, कम घुमाएंगे तो कम कार्य करना पड़ेगा और अधिक घुमाएंगे तो अधिक कार्य करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये इनका बेसिक है। यदि ये समझ आ गया है तो आज का व्यंजक बहुत ही सरल तरीके से समझ आएगा। और मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आपको फिजिक्स में किसी भी व्यंजक को समझना है तो इनसे पहले जो व्यंजक है वो आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो इनसे जस्ट पहले हमने कौन सा व्यंजक पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, है ना। क्योंकि इसमें देखो, अब कार्य किससे संबंधित होता है जी, क्योंकि इसमें देखो लिखा हुआ है किया गया कार्य, मतलब हमें कार्य निकालना है। तो कार्य किस पर रिलेटेड होता है, कार्य का मतलब क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। मतलब जब हम कार्य करते हैं तो उस पर बल लगाते हैं, और अगर हमने किसी वस्तु पर बल लगाया और यदि उसमें विस्थापन हुआ तभी हम बोलते हैं कि कार्य हुआ। और हम बल लगाए जा रहे हैं और उस वस्तु में कोई विस्थापन नहीं हो रहा है तो क्या हम बोलते हैं कि कार्य हुआ, नहीं। तो याद रखिएगा, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उस वस्तु में विस्थापन होता है तब हम क्या बोलते हैं कि कार्य हुआ। तो किए गए कार्य के लिए हमको ये जो W है उसको कार्य से दर्शाते हैं। तो हमें क्या चाहिए, एक बल चाहिए, तो वो कौन सा बल होगा, तो वो होगा प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण होगा। और विस्थापन, तो विस्थापन में यहां क्या लेंगे, क्या हम उसको दूरी के रूप में विस्थापित कर रहे हैं, नहीं, हम उसको एंगल के रूप में विस्थापित कर रहे हैं, है ना। क्यों, वैद्युत द्विध्रुव को हम क्या कर रहे हैं, केवल घुमा रहे हैं। यदि उसमें घूर्णन होता है, घूमता है वो, तब हम कहेंगे कि उस पर कार्य हुआ। तो आइए आज हम इसी व्यंजक को बहुत ही सरल तरीके से सीखते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारे इसी प्रकार के जो एजुकेशनल वीडियो होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस लॉकडाउन में भी आप पढ़ाई जारी रख सकें। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं।
तो आइए, मैंने बताया था चित्र को ध्यान से समझना है, तो आइए हम चित्र को समझते हैं। मान ले जाए ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। तो ध्यान दीजिए, चित्र को आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझ आ जाएगा, बस आपको चित्र को समझना है। मान ले जाए ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। तो हमने ये तो बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव में मान ले जाए ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है ना। अब इसमें आवेश होता है, तो मान ले जाए यहां पर माइनस क्यू आवेश है और यहां पर प्लस क्यू आवेश है। अब ध्यान दीजिए, हमें यहां पर प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण को निकालना नहीं है, वो हमें डायरेक्ट पता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इनके बल को लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम उस मान को डायरेक्ट लिख लेंगे। तो ये सेंटर से लगा हुआ है। अब देखिए इसमें, ये देखो यहां पर प्लस क्यू आवेश है और यहां पर माइनस क्यू आवेश है। और इनकी बीच की दूरी के बारे में तो हम जानते हैं, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव में उनकी जो बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हमेशा 2a बोलते हैं। तो यहां से यहां तक की बीच की दूरी क्या हो गया, 2a हो गया। अब इसको वैद्युत क्षेत्र के साथ, ध्यान दीजिएगा, ये जो एक समान वैद्युत क्षेत्र दिख रहा है उसके साथ थीटा कोण बनाते हुए घुमाया गया है। अब देखिए यहां पर जो मैं चित्र समझा रहा था उसी के आधार पर, यदि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा तब उसमें हमें कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। लेकिन यही जो है इस विद्युत क्षेत्र के समांतर है और उसको हम क्या करते हैं, थीटा कोण से घुमाते हैं, तब हमें उस पर क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और इसी कार्य की हमें क्या करना है, गणना करना है। तो आइए गणना करते हैं। अब यहां पर हमें लिखना पड़ता है सबसे पहले मानकी। मैंने बताया था फिजिक्स में जो भी व्यंजक है यहीं से स्टार्ट होता है, आपको मानकी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी कहां से लिखेंगे, ये सब चित्र से लिखेंगे। चूंकि लिखने में मुझे टाइम लगेगा इसलिए मैं बोलता हूं, आप लोग यहां पर लिख लीजिएगा। तो क्या लिखेंगे, देखो, माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका आवेश प्लस क्यू एवं माइनस क्यू है, जिसकी बीच की दूरी क्या है, 2a है, ठीक है। इतना लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, साथ में यह भी लिखना पड़ेगा कि इस एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ जो वैद्युत द्विध्रुव है उसको थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ठीक है। तो इतना लिख लेंगे हम। ये तो आपने लिख लिया, मैंने बताया उसके आधार पर। अब हम क्या लिखेंगे, इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कौन सा बल लगता है, प्रत्यानयन बल। और ये तो बताना नहीं पड़ेगा, जस्ट इनके पिछले वीडियो में हमने बताया था प्रत्यानयन बल को कैसे दर्शाते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण को कैसे दर्शाते हैं, टाउ से दर्शाते हैं। और इसका मान कितना निकाले थे, हमने निकाला था पी और ये हुआ था साइन थीटा। इसको हम समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं और इसको हम पहले से जानते हैं, इसलिए आज इसको व्यंजक को हमें उत्पन्न करना है, डायरेक्ट ऐसा ही लिखना है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए ये क्या होता है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है और ये क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है ना। और ये जो थीटा है वही क्या है, यहां पर जो कोण बना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब इस वैद्युत द्विध्रुव को जो इसके समांतर था उसको हम क्या करेंगे, पहले अल्प कोण से घुमाएंगे, मतलब हल्का से घुमाएंगे। जब इसको अल्प कोण से घुमाएंगे, ध्यान दीजिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डी थीटा बोलेंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं, जब वैद्युत को अल्पकोण डी थीटा से घुमाया जाता है तो किया गया कार्य, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको यहां पर लिखेंगे। अब हमें कार्य का परिभाषा तो पता है, तो यहां पर हम लिख देते हैं किया गया कार्य। अब कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर तो हमको पता है, ये होता है बल गुणित विस्थापन, ठीक है। तो हम विस्थापन कितना कर रहे हैं, उसको कितना कोण से घुमा रहे हैं,
अल्पकोण डी थीटा से, मतलब इसमें इतने का विस्थापन हो रहा है, ठीक है। और किया गया कार्य को किससे दर्शाते हैं, हमेशा से W से दर्शाते हैं। अब यहां पर बल के रूप में किसको लिख रहे हैं, हम टाउ को लिख रहे हैं, और विस्थापन कितना हो रहा है यहां पर, डी थीटा हो रहा है, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, चूंकि आप विस्थापन जो कर रहे हो वो अल्प है, इसलिए किया गया कार्य भी क्या होगा, अल्प होगा, इसलिए यहां पर हम डी ओमेगा लगा देंगे। अब ध्यान दीजिए यहां पर समीकरण नंबर 1 से टाउ, ये जो टाउ है प्रत्यय बल युग्म का घूर्ण है, का मान रखने पर, अब यहां पर टाउ का मान यहां से ला लेंगे, देखो समीकरण नंबर 1 से, तो ये आपका जो मान है डी डब्ल्यू का जो मान है किया गया कार्य, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा, सॉरी यहां पर थीटा आएगा, साइन थीटा और डी थीटा, ये वाली वैल्यू। इस प्रकार दोस्तों अल्प कोण से घुमाने में किया गया कार्य का ये सूत्र है, लेकिन हमें इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य के लिए व्यंजक निकालना है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, माना कि वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाया जाता है, ठीक है। तो किया गया कार्य, अब ये कितना होगा जी बताओ, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें लिखा है ना कहां से कहां तक घुमाया जा रहा है, देखो यहां पर देखिए दोस्तों θ1 से θ2 तक घुमाना है, तो उतना घुमाने में किया गया कार्य, तो क्या होगा यहां पर क्या लिख देंगे, हम समाकलन कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा समाकलन, और यहां पर समाकलन कितना एंगल से घुमा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, θ1 से आप θ2 तक घुमा रहे हो, तो यहां पर कितना आ जाएगा, पी ई, यहां पर आ जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा। अब यहां पे हमें कुछ फार्मूला लगाना है समाकलन के, तो आइए दोस्तों यहां पर हम समाकलन के कुछ सूत्र होते हैं उनको लगाकर इसको हल करते हैं। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर खींच लिया करें। अब देखिए दोस्तों, इस सूत्र में हमें समाकलन के कुछ फार्मूले होते हैं उनको लगाने होंगे। तो समाकलन का एक सूत्र होता है, आप लोग जानते हैं, जैसे डी एक्स हो, इनका समाकलन करें, है ना, तो इसका आंसर होता है x, मतलब dx का समाकलन करें तो केवल x होता है, और साइन का, साइन थीटा हो और डी थीटा हो, तो इसका मान कितना होता है हमेशा, माइनस कॉस थीटा, मतलब यहां पर अगर x है तो x होगा, थीटा है तो थीटा होगा। तो ये हमारे दो फार्मूले हैं, इन दोनों फार्मूलों का कहां पर क्या करना है, यहां पर उपयोग करना है। तो देखो यहां पर dx है, समाकलन dx है तो उसका मान x है, तो dw है तो केवल w होगा, और वहां पर जो समाकलन है, यहां देखिए यहां पर साइन थीटा का समाकलन करना है, इतने का समाकलन करना है, और चूंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इनका हम समाकलन नहीं करेंगे, क्योंकि जो स्थिरांक होते हैं उनका समाकलन नहीं होता है, तो इनका समाकलन नहीं होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। तो ये देखते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा w, और यहां पर हो जाएगा समाकलन। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये निश्चित समाकलन है, और निश्चित समाकलन को कैसे हल करते हैं अभी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा पी ई, इनका तो समाकलन नहीं होगा, कांस्टेंट वैल्यू हो तो, और उनका जो समाकलन होगा, तो देखो ये जो समाकलन है साइन थीटा का, साइन थीटा डी थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, तो इसका मान कितना है, यहां पर हम चूंकि माइनस है इसलिए कॉस को हम कोष्टक में लिख देते हैं, और यहां पर जो लिमिट दिया रहता है, यहां पर जो लिमिट दिया है, तो नीचे वाला लिमिट नीचे में रहता है और ऊपर वाला लिमिट हमेशा ऊपर में ही रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये θ1 नीचे हो जाएगा और जो θ2 है वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इनका समाकलन हो गया। अब ध्यान दीजिए, जब भी आप लिमिट समाकलन हल करते हो इस प्रकार आंसर आता है, तो इसको कैसे हल करते हैं, तो इसको हल करने का एक बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है। ध्यान दीजिए, मैथ्स वाले को तो पता होता ही है, बायो वाले बहुत सावधानी से देखिएगा। मैं जब भी फिजिक्स का व्यंजक पढ़ाता हूं और जब भी कोई ऐसे फार्मूला आ जाता है तो उसको मेरा बताने का आदत है, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए। जैसे हमने समाकलन का फार्मूला ये बता दिया, और ये फार्मूला कभी नहीं बदलता है, जिंदगी भर ये फार्मूला ऐसा ही होगा। मतलब साइन थीटा का जब हम समाकलन करते हैं तो उसका समाकलन माइनस कॉस थीटा ही होता है, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर निश्चित समाकलन करते हैं, तो निश्चित समाकलन में वैल्यू को कैसे रखते हैं, तो इनका मैं एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूं।
यहां पर देखिए दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूं कि निश्चित समाकलन का या कोई भी लिमिट को हमको लगाना है तो कैसे लगाते हैं। तो ये देखो यहां पर x है, ये देखो यहां पर जो अंदर का वैल्यू है उसको हम x मानते हैं और ये जो दिख रहा है वो क्या है, ये उनके लिमिट है। तो नीचे का लिमिट तो ध्यान दो, ऊपर के लिमिट को पहले लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे x, इसका मतलब ये है कि x का मान b है और x का मान a है, रखना है मतलब। तो x का मान पहले क्या रखेंगे, b रखेंगे और दूसरा वैल्यू नीचे के जो वैल्यू को रखते हैं, ध्यान दीजिए नीचे वाला लिमिट को रखते हैं तो यहां पर माइनस लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद x का मान क्या रखना है, आप यहां पर a रखना है। तो इस प्रकार लिमिट लगाया जाता है। तो ये एक सूत्र के रूप में है, तो इसी सूत्र को आप यहां पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहां पर अप्लाई करके देखते हैं, तो यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा W बराबर PE तो रहेगा ही, इस पे कोई परिवर्तन नहीं करना है। यहां पर देखिए चूंकि माइनस वैल्यू है इसलिए कोष्टक में ही रखेंगे। अब देखिए माइनस कॉस थीटा, अब थीटा की जगह क्या रखना है, थीटा 2 रखेंगे। तो यहां पर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या रखना है, थीटा 2। जैसे यहां पर देखो x का मान क्या रख रहे थे, b, और नीचे में x का मान क्या रख रहे थे, a। यहां पर देख लो, तो थीटा का मान क्या रखना है, थीटा 2 रखना है। तो ये यहां पर देखो थीटा 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, मैंने बताया था जब हम लिमिट लगाते हैं तो नीचे के लिमिट का जब मान रखते हैं तो वहां पर क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। तो यहां पर हम रख देते हैं माइनस। अब ध्यान दीजिए, चूंकि ये जो माइनस कॉस थीटा ये खुद ऋणात्मक है तो इनको हम कोष्टक में लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये खुद ही क्या है, ऋणात्मक है। तो यहां पर आ जाएगा ऋण कॉस। अब थीटा की जगह क्या रखना है, थीटा की जगह क्या रखना है, थीटा 1। तो ये हो जाएगा थीटा 1 कोष्टक बंद, और ये यहां पर क्या हो जाएगा, ये बड़ा कोष्टक हो जाएगा। ध्यान दीजिए चूंकि ऋणात्मक था इसलिए इसको ऋणात्मक भी रखना है, और ये वाला ऋणात्मक कौन सा है, ये फार्मूला में है ना, जब नीचे की लिमिट को लगाते हैं तो ऋण चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। इसको जब हम हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर PE और यहां पर कोष्टक में माइनस कॉस थीटा 2 और माइनस, देखो माइनस माइनस का क्या हो गया, अब ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा कॉस थीटा 1, ठीक है। अब इसको हम जमा के लिख सकते हैं। जमा के लिखने का मतलब क्या है, जो प्लस है उसको पहले लिख देंगे। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा PE और यहां पर कोष्टक लिख देते हैं। कोष्टक को अब हम छोटा कोष्टक भी बना सकते हैं। यहां पर देखिए ये आ जाएगा कॉस थीटा 1 और ये माइनस, ठीक है। ये प्लस को हमने पहले लिखा, अब ये माइनस को बाद में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 2, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो सूत्र है किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए क्या है, ये व्यंजक है। अब ध्यान दीजिए, ये व्यंजक तो हो गया कंप्लीट, लेकिन आपको इसमें कंडीशन बताना रहता है कि उसको सबसे अधिक कार्य कब करना पड़ेगा। और मैंने अभी आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताया था कि सबसे अधिक कार्य कब करना पड़ता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में ये तो पूछे ही जाते हैं। अब आपको ये बताना है कि इसमें सबसे अधिक कार्य कब करना पड़ रहा है, तो इसके लिए आपको ध्यान देना है। 3 प्रकार के एंगल बनाएंगे। तो आइए मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाता हूं। इसको पहले मिटा देते हैं। आइए दोस्तों इसका आगे देखते हैं। यदि ये जो सूत्र आया है यही जो है किए गए कार्य के लिए व्यंजक है, तो अब क्या करते हैं, यदि इनको सामान्य स्थिति से यहां पर लिख लेते हैं, सामान्य स्थिति। सामान्य स्थिति मतलब थीटा 1 बराबर कितना, 0 अंश से थीटा 2 बराबर क्या मान लेते हैं, थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। अब तो समझ आ रहा होगा कि सामान्य स्थिति मतलब शुरुआत में अगर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के समांतर है तो उसका एंगल कितना होगा, 0 अंश होगा, थीटा 1 जो है। और उसको जितना एंगल भी हम घुमाते हैं तो थीटा 2 का मान 0 अंश से लेकर कहां तक जाएगा, 180 अंश तक या उससे ज्यादा भी घुमा सकते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू बदलेगा और ये कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। तो यहां पर इसका जो मान है वो कितना हो जाएगा, PE और यहां पर आ जाएगा cos 0 और माइनस cos यहां पर थीटा। अब ध्यान दीजिए cos 0 का मान हमेशा कितना होता है, cos 0 का मान तो 1 होता है। तो इस प्रकार आपका मान आ गया PE बराबर 1 माइनस cos थीटा, ये थीटा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो सूत्र है मेन सूत्र है, ठीक है। यही जो है किए गए कार्य के लिए क्या है,
व्यंजक है, जब उसको सामान्य स्थिति से किसी भी एंगल तक हम उनको क्या करते हैं, घुमाते हैं। अब मैंने तो आपको बताया था कि कब अधिकतम कार्य करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें 3 कंडीशन प्राप्त होंगे। तो उस 3 कंडीशन को मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाता हूं। याद रखिए, फिजिक्स को रटना नहीं है, फिजिक्स को समझिए, और आपको मैं बहुत सरल तरीके से बता रहा हूं। इनके जो 3 कंडीशन है उसको आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आप ध्यान से देखिएगा। तो आइए इनके 3 कंडीशन को मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझाता हूं। तो इसको पहले डिलीट कर लेते हैं। आइए दोस्तों, इनके 3 कंडीशन है ना, तो 3 स्थिति है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो 3 स्थिति है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों। अब यहां पर कोई वस्तु है जिसको हमें क्या करना है, घुमाना है। तो किसी वस्तु को हम 30 अंश तक घुमाएंगे, मतलब बहुत कम घुमाएंगे, या फिर 40 अंश तक घुमाएंगे, या 90 अंश तक घुमाएंगे, या फिर 180 अंश तक घुमाएंगे। तो कितना घुमाएंगे तो हमें अधिकतम कार्य करना पड़ेगा। बहुत ही सरल है, समझ आ रहा होगा। कम एंगल से घुमाएंगे तो कम कार्य करना पड़ेगा, अधिक एंगल से घुमाएंगे तो अधिक कार्य करना पड़ेगा। तो बस वही लॉजिक यहां पर लगेगा। तो ध्यान दीजिए, मान ले जाए हम किसी वस्तु को प्रारंभिक की स्थिति में 0 अंश मानते हैं, ठीक है, मतलब थीटा बराबर 0 अंश मानते हैं, मतलब हम उसको बिल्कुल भी नहीं घुमाते हैं। तो क्या हमें उस पर कार्य करना पड़ेगा? तो आइए देखते हैं, करके देखते हैं। उस सूत्र में मान रख दीजिएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, किए गए कार्य की गणना कर रहे हैं हम। यदि हम उसको 0 अंश मानते हैं, थीटा बराबर कितना, 0 अंश, मतलब हम उसको बिल्कुल भी नहीं घुमाते हैं, तो क्या हमें उस वैद्युत ध्रुव पर कुछ कार्य करना पड़ेगा? तो आइए मान रख के देखते हैं। यहां पर 1 है और यहां पर है cos 0, और cos 0 का मान मैंने अभी जस्ट बताया है, cos 0 का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अब इसका मान यदि 1 है तो यहां पर देखिए PE 1 - 1 मतलब 0। तो यहां पर PE का मान यदि हम 0 से गुना करें तो इसका टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो क्या उस पर कुछ कार्य करना पड़ रहा है? बिल्कुल भी कार्य करना नहीं पड़ रहा है। तो ये हो गया पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन में आ जाओ। दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब हम उसको 90 अंश से घुमाएं, वैद्युत ध्रुव था ना, ऐसे समान क्षेत्र में रखा हुआ था, तो इसको यदि हम क्या करते हैं, 90 अंश से घुमाते हैं, मतलब यहां पर जो कोण बन रहा था वो थीटा बराबर कितना अंश हो, 90 अंश हो। तो क्या 90 अंश की स्थिति में उस पर हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा? सोच के देखो ना, अगर ये मोटा सा लकड़ी है, इस लकड़ी को आपको घुमाना है तो आपको कार्य करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बस वही लॉजिक लगाना है। मान ले जाए हम इसको 90 अंश से घुमाते हैं वैद्युत ध्रुव को, तो अब आपको पता होगा थीटा का मान रखना है 90 अंश, इसी सूत्र में रखना है भाई। तो देखो PE और कोष्टक में 1 - cos थीटा, और cos थीटा का मान कितना रखना है, 90 अंश, और cos 90 अंश का मान भी आपको पता है, cos 90 का मान हमेशा आपको पता है कि कितना होता है, 0 होता है। अब उसी सूत्र में यदि हम मान रख दें तो देखिए वर्क कार्य बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा PE, और यहां पर आ जाएगा 1 माइनस यहां पर कितना आएगा, cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहां पर 0 लगाएंगे। इसका मतलब ये है जब हम उसको वैद्युत ध्रुव को उसके एक समान विद्युत क्षेत्र से 90 अंश घुमाते हैं तो हमें उस पर कुछ कार्य करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। इतना कार्य करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि वैद्युत ध्रुव को घुमाने में कब अधिकतम कार्य करना पड़ेगा, तो उस अधिकतम कार्य की गणना करनी पड़ती है। तो आइए दोस्तों अब हम ये देखते हैं कि अधिकतम कार्य कब करना पड़ता है। मान लीजिए तीसरा कंडीशन हम यहां पे लिखते हैं, यहां पर यदि थीटा बराबर 180 अंश हो, यदि हम उसको 180 अंश से घुमाएं तब हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसी सूत्र में मान रख लो, यहां पर देखिए आप लोग बहुत सरल तरीके से समझ आ जाएगा। ये देखो 1 माइनस, अब cos 180 अंश, अब आपको इतना तो पता है कि cos 180 अंश का मान कितना होता है। अब ये भी याद रख लीजिएगा, cos 180 अंश का मान हमेशा -1 होता है, इनको हमेशा याद रखिएगा, है ना। अब देखिए यहां पर -1 रखेंगे, 180 अंश का मान -1 रखेंगे, तो -1 रखेंगे और ये खुद माइनस है भाई, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब यहां पर आपका आ जाएगा PE बराबर, सॉरी PE 1 माइनस माइनस का, यहां पे देखो -1 आएगा ना इसका वैल्यू, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखो एक और एक में क्या करेंगे, जोड़ेंगे एक को, तो कितना हो जाएगा 2PE। अब इतना तो समझाने की आवश्यकता नहीं है कि कब हमें अधिकतम कार्य करना पड़ेगा। देखो जब हम उसको 180 अंश से घुमाते हैं तो हमें इतना कार्य करना पड़ता है 2PE,
और जब हम 90 अंश में घुमाते हैं तो पीई कार्य करना, मतलब यहां पर भी कार्य करना पड़ता है और यहां पर भी कार्य करना पड़ता है। लेकिन जब हम उसको शून्य अंश से घुमाते हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं घुमाते हैं, तो कार्य करना पड़ता है क्या? बिल्कुल भी कार्य करना नहीं पड़ता है। देखो यहां पर, तो इसका मतलब समझ तो आ गया कि जब हम 180 अंश से घुमाते हैं तो 2p कार्य करना पड़ता है, अर्थात हमें पता चल गया जब हम विद्युत द्विध्रुव को कितना अंश से 180 अंश से घुमाते हैं तब हमें अधिकतम कार्य करना पड़ता है। तो दोस्तों ये बहुत ही सरल सा वीडियो था, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आया होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।